कैसी चल रही है बच्चों पढ़ाई? अभी कल का दिन हमारे पास है और आज का दिन, और परसों हमें पेपर देने जाना है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल बेटा। तो अब हमने डिसाइड किया था कि हम 60 मार्क्स लाएंगे। कितने? 60 मार्क्स लाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में कितने मार्क्स लाएंगे? 60 मार्क्स लाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं जो बोलूँ, मैं जितना जितना पढ़ा हूँ, मैंने जितना जितना लिखा है, पढ़ाया है, बोला है, उसकी तरफ पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन से आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। कुछ बातें लिखनी पड़ेगी, कुछ बातें समझनी पड़ेगी, और कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा या उसको रट्टा मारना पड़ेगा। बात क्लियर है बेटा? तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ बेटा कि अभी हमारा सिलेबस इतना है, सपोज़ उसमें से हम पढ़ रहे हैं इतना। तो एक बात याद रखना बेटा, मैं जितना भी पढ़ाऊँ उसमें से 100 में से 100% आपको याद रहना चाहिए, मतलब रहना चाहिए, या कंसंट्रेशन से सुनना चाहिए, मतलब सुनना चाहिए। अपना पूरा सिलेबस इतना है पूरा सिलेबस हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इतना, और उसमें से भी अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तो वो भी, उसमें से भी आपको 80% 90% पर आप आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये जो मैं पढ़ाऊँगा वो पूरा 100% आपको याद में, मतलब याद में रहना चाहिए। बात क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। 1 मिनट में इसे साफ़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ड्वेल नेचर से। बात क्लियर है? तो मैं ऊपर नाम लिख देता हूँ, ड्वेल नेचर। बात क्लियर है? किससे शुरुआत करेंगे? ड्वेल नेचर। और याद रखना बेटा, ऐसा पढ़ाऊँगा चैप्टर, ऐसा चैप्टर पढ़ाऊँगा कि बस तुम फोड़ के आओगे परसों के पेपर में, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना। आगे के 10 15 या 20 मिनट जितने भी चलेगा ये ड्वेल नेचर का लेक्चर, बस आप ध्यान से पूरे आँख नाक कान मुंह खोल के ध्यान से फुल कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनना, ठीक है। तो एक बात याद रखना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक बार फिर से दोहराता हूँ बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस बात को याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी बोली मैंने? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बात क्लियर? इसको रट लेना, इसको रट लेना, इसको रट लेना, चाहे जो हो जाए, इसे भूलना मत। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वैल्यू को भूलना मत। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेटा? यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यूनिट है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको याद रखना बेटा, इसको भूलना मत। चाहे ज़िंदगी में जिसे भूलना है भूल जाओ, जिसको याद रखना है याद रखो, लेकिन इसको अपने दिल के करीब रखो। बात क्लियर है बेटा? इसको भूलना मत। इसका मतलब मुझे क्या कहना है? इसको भूलना मत। बात क्लियर है? तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो एच सी की है, एच यानी कि, बोलो बोलो, एच यानी कि बोलो बोलो, जल्दी 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 बोलो, एच यानी कि, ठीक है बेटा, एच सी, ठीक है। एच यानी कि हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट रहेगा, और सी यानी कि हमारे पास क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट होगी। बात क्लियर है बेटा? एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, और सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट और सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो इसके दो वैल्यू हमें याद रखनी है। कितनी? दो वैल्यू याद रखनी है। कितनी? दो वैल्यू याद रखनी है। पहली 12400, क्या रखना है याद? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी का मतलब 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर है? एच सी का मतलब 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी का मतलब 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार फिर से दोहराता हूँ बेटा, ध्यान से एक के स्पीड पे सुनना बेटा। ये लेक्चर सिर्फ एक के स्पीड पे सुनना, 1.25 नहीं, 1.5 नहीं, 1 के स्पीड पे ये लेक्चर सुनना, तभी आप समझ पाओगे, याद रख पाओगे चीज़ों को।
तो Hc की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे साथ एक बार बोलो, Hc की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Hc की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर है? पूरी बात क्लियर है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि Hc, ठीक है। तो दूसरी Hc की वैल्यू हम जूल में देखेंगे, तो 2 × 10⁻⁻25 जूल। तो बेटा एक बात याद रखना, जूल भले ही भूल जाओ, जूल को भले ही भूल जाओ, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कभी मत भूलना। बात क्लियर है? Hc की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू कितनी होती है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर है? तो बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बार ध्यान से सुनना बेटा, हम आगे बढ़ेंगे तो पहले पिछला एक बार रिवाइज करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, और Hc की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर है बेटा? तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना इस बात को क्या करना, ध्यान से सुनना। बात क्लियर है बेटा? इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। एक मिनट, इस बात को ध्यान से सुनना, गौर रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और कहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान से देखना बेटा। तो ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे एनर्जी। बात क्लियर है? अभी हम एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी को हम डिनोट करेंगे ई से। एनर्जी को डिनोट किससे करेंगे? ई से। एनर्जी को डिनोट करेंगे हम ई से। बात क्लियर है बेटा? तो अभी ध्यान से सुनना, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। एक बार फिर से दोहराते हैं बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। एक बार फिर से, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। एनर्जी मतलब एच सी बाय लेमडा। एनर्जी मतलब एच सी बाय लेमडा। और फिर आगे देखते हैं बेटा। एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। एनर्जी यानी कि एच एफ। एनर्जी यानी कि एच एफ। एनर्जी यानी कि एच एफ। बात क्लियर बेटा? एक बार फिर से, एनर्जी यानी कि एच एफ। 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 और फिर एनर्जी यानी कि प्रियंका चोपड़ा। एक बार फिर से, पी सी। एनर्जी यानी कि प्रियंका चोपड़ा। एनर्जी यानी कि प्रियंका चोपड़ा। एनर्जी यानी कि प्रियंका चोपड़ा। बात क्लियर है बेटा? तो एनर्जी यानी कि एच सी बाय लेमडा, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, और एनर्जी इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा। बेटा ये इस बात को कभी भी मत भूलना बेटा। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन करना चाहते हो तो इन फॉर्मूलों को बिल्कुल भी भूलना मना है। ये 5 स्टार कर दो, इसको 5 स्टार कर दो बेटा, इसको 5 स्टार कर दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 2 सवाल बन सकते हैं। बात क्लियर है एग्जाम में? ठीक है। ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ई इज इक्वल टू एच एफ, ई इज इक्वल टू पी सी। बात क्लियर है? तो एच एफ, एच यानी कि हमने देख लिया बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी पढ़ी हमने, एक बार फिर से याद करना उसको। लेमडा यानी कि, अभी याद रखना बेटा, लेमडा यानी कि वेवलेंथ, लेमडा यानी कि वेवलेंथ, लेमडा यानी कि वेवलेंथ। बात क्लियर है? तो एच के बारे में तो आपको पता है। तो एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, क्या? एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, एफ यानी कि क्या? फ्रीक्वेंसी, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। और पी बोले तो मोमेंटम, पी बोले तो मोमेंटम। बात क्लियर है? पी बोले तो मोमेंटम, पी बोले तो मोमेंटम। पी का मतलब होता है मोमेंटम, पी का मतलब होता है मोमेंटम, पी का मतलब क्या होता है? मोमेंटम। और सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, इसके बारे में भी आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट होता है। बात क्लियर है? पूरी बात क्लियर है? तो एनर्जी को एक बार फिर से दोहराते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, एनर्जी इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा। तो बेटा एक बात याद रखना, यही से अब हमें फॉर्मूले रटना शुरू करना है। ये तो फॉर्मूले अगर मार्क्स लेने हैं तो हमें फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। उसके बाद में उन फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हमें उन फॉर्मूलों को रटना है। बात क्लियर बेटा? उन फॉर्मूलों को हमें रटना है। ठीक है। ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ई इज इक्वल टू एच एफ, ई इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा। पी बोले तो मोमेंटम, सी बोले तो वो स्पीड ऑफ लाइट, और एच बोले तो प्लैंक्स कांस्टेंट, सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा मतलब वेवलेंथ ऑफ लेंथ, और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना।
हाँ, बात को उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना बेटा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। द एनर्जी, अगर अगर ऐसा दिया गया हमें, ठीक है, तो डीएनए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, डीएनए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, डीएनए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 10⁻⁻20 जूल एनर्जी लगती है। तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी हमें? बात क्लियर है? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से ठीक तरह से एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ क्वेश्चन को, तब आपको समझ में आएगा बेटा। तो अगर डीएनए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक बार फिर से, डीएनए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 10⁻⁻20 जूल एनर्जी लगती है। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें लगती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा सीधा पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा सीधा पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें कन्वर्जन मालूम है, हमें कन्वर्जन मालूम है। एक बार फिर से देख लीजिए आप कन्वर्जन। हमें कन्वर्जन मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ध्यान से देखना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। तो मुझे बताइए 10⁻⁻20 जूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कन्वर्जन फॉर्मूले कैसे डिराइव किया है, इन सारी बातों को याद रखिए। ये क्वेश्चन है नीट 2020 का, ये क्वेश्चन है। बात इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन, इसी से ही सॉल्व हो गया वो, पहले ही कॉन्सेप्ट से, पहले ही फॉर्मूले से, पहले ही यूनिट से ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हम सीख गए। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, 1 के स्पीड पर आप देखोगे तो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम यहाँ पर आ गए, E = HC/λ, HF और PC। बात क्लियर है बेटा? तो हम और आगे बढ़ते हैं, अभी इन कंसेप्ट में और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन था बेटा आपको समझाने के। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने एक क्वेश्चन देख लिया, अभी हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आपको मेरे स्पीड से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले E क्या देखा था? E हमने देखा था HC/λ। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था HC की वैल्यू क्या होती है? HC की वैल्यू होती है 12400। 12400 क्या? 12400 क्या? एक बार फिर से देखो, 12400 क्या? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12400 लेमड़ा, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया तो ये हमेशा एमस्ट्रॉन्ग में ही रहेगा। बात क्लियर है? तो ये एमस्ट्रॉन्ग में रहेगा। जब लेमड़ा एमस्ट्रॉन्ग में रहेगा तो ऊपर का HC का यूनिट कौन सा लेंगे हम? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही यूनिट लेंगे। इस बात को समझ लेना। तो जब मैं बोलूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेवलेंथ सपोज 10⁻⁻10 एमस्ट्रॉन्ग है, तो आप मुझे उसकी एनर्जी बताइए। तो आप कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लेमड़ा। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लेमड़ा, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लेमड़ा, और एमस्ट्रॉन्ग में ही लेमड़ा लेंगे। अगर लेमड़ा की वेवलेंथ कुछ और दी होगी तो नैनोमीटर में दी होगी, तो आपको करना पड़ेगा एमस्ट्रॉन्ग में, तभी आप ये 12400 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो एमस्ट्रॉन्ग में ही होना चाहिए लेमड़ा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना चाहिए HC की वैल्यू। बात क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? E = 12400 बाय लेमड़ा, 12400 बाय लेमड़ा, 12400 बाय लेमड़ा। बात क्लियर है? तो ये जितने भी मैं फॉर्मूले बताते जा रहा हूँ उनको ठीक से रट लेना है, समझ लेना है, और उसको अप्लाई करने का सीखना है। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम पूरी थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बात क्लियर है? तो मैंने भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, उसको देखेंगे हम। ठीक है, और मैं बाद में कुछ आपको होमवर्क करने के लिए बोलूँगा, वो भी आप होमवर्क करेंगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हमने एनर्जी देखी।
ठीक है, एनर्जी के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे पावर। क्या पढ़ेंगे? पावर पढ़ेंगे। बात क्लियर है? अब हम क्या पढ़ेंगे? पावर। पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इनटू एरिया, इंटेंसिटी इनटू एरिया। बात क्लियर है बेटा? इंटेंसिटी इनटू एरिया, इसका मतलब हमें इंटेंसिटी का भी, इंटेंसिटी और पावर का रिलेशन पता चल गया। बात क्लियर है? इंटेंसिटी और पावर का रिलेशन पता चल गया, तो इस फॉर्मूले को भी रट लेना है, इस फॉर्मूले को भी रट लेना है। बात क्लियर है? तो पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम, जो आपको पता ही होगा। एनर्जी बाय टाइम हम किससे डिनोट करते हैं? पावर से डिनोट करते हैं। एनर्जी बाय टाइम यानी कि पावर, एनर्जी बाय टाइम यानी कि पावर, एनर्जी बाय टाइम यानी कि पावर। एनर्जी बाय टाइम मतलब क्या होता है? पावर होता है। ध्यान में रखना ये बातें, ठीक है? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको खुद म खुद याद आ जाएगा। इंटेंसिटी की जगह पे अगर माफ़ कीजिए, पावर की जगह पे एनर्जी बाय टाइम रख देंगे, ठीक है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ठीक है? एनर्जी बाय टाइम। तो अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए तो इसको इधर लाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ध्यान से देखना, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। बात क्लियर है? इस फॉर्मूले को भी रट लेना है, इस फॉर्मूले को भी रट लेना है, ठीक है? तो इन तीनों फॉर्मूले को रट लेना है, कोई ज़रूरत नहीं रटने की, सिर्फ इनमें से कोई भी दो फॉर्मूले रट लेना है, कोई भी दो, चाहे आप ये से रटिए या चाहे आप इसे रटिए, कौन से भी दो फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, तो तीसरा फॉर्मूला आप अपने आप उससे डिराइव कर पाएंगे। बात क्लियर है? तो और आगे बढ़ते हैं, हमें अभी और कुछ पढ़ना है, तो और आगे बढ़ते हैं। तो एक रिलेशन और ध्यान से सुनिएगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। बात क्लियर है? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है। बात क्लियर है? डिस्टेंस होता है। एनर्जी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि रेडियस भी कह सकते हैं, हम इसे रेडियस भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होगी, वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होगी, या जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस कम होते हुए दिखाई देगा। बात क्लियर है? तो इन दोनों का रिलेशन कैसा है? इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है, इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है, इंटेंसिटी और डिस्टेंस का। बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम जाएंगे प्रेशर की तरफ, अब हम जाएंगे प्रेशर की तरफ। बात क्लियर है? अब हम जाएंगे प्रेशर की तरफ। रेडिएशन प्रेशर, क्या कहते हैं उसे? रेडिएशन प्रेशर। क्या कहते हैं? रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। बात क्लियर है? रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। तो बेटा सारे के सारे फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, रट लेने हैं सारे के सारे फॉर्मूले, तभी आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर पाएंगे। कंसेप्ट तो ठीक है, इससे आप कंसेप्ट समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर यानी कि प्रेशर, एटॉमिक फिजिक्स में कहो या ड्यूअल नेचर में, हमारे 12th में कहो, प्रेशर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे रेडिएशन प्रेशर से हम जानेंगे, ठीक है? तो प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी, आई बाई सी 1 प्लस रो, 1 प्लस रो, 1 प्लस रो, 1 प्लस रो। इस फॉर्मूले को भी रट लेना है, इस फॉर्मूले को भी रट लेना है। तो रो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इसके बारे में दो बात याद रखनी है, ठीक है? ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन, ये होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये पहला पॉइंट, ठीक है? और इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, किसके लिए ज़ीरो होती है? किसके लिए? ज़ीरो फॉर नो रिफ्लेक्शन, ज़ीरो फॉर नो रिफ्लेक्शन, ज़ीरो फॉर नो रिफ्लेक्शन। और ये इसका
नाम ही है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अगर ये होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, तो अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। रिफ्लेक्शन, इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं है तो क्या होगा? इसकी वैल्यू 0 होगी। तो रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, नो रिफ्लेक्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, प्रेशर फॉर एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इसकी वैल्यू 0 जब हो जाएगी तो ये क्या होगा? I/C होगा। बात क्लियर है? तो एक बात याद रखना, इसे रट मत लेना, इस एक ही फॉर्मूले को रट लेना और इस दो पॉइंट को रट लेना, तो ये फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले अपने आप आपको याद आ जाएंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? तो एक बात याद रखिएगा, ये कोएफिशिएंट दिया जाता है कि कोएफिशिएंट होगा नहीं होगा एब्जॉर्प्शन। अगर एक क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन दिया होगा तो फटाक से समझ जाना कि यहाँ पर क्या होगा? कोएफिशिएंट 0 होगा और ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर रिफ्लेक्शन का कुछ कोएफिशिएंट दिया होगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, या सिंपल इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है और एब्जॉर्प्शन के लिए 0 वैल्यू वो रख देनी है। बात क्लियर है? बात क्लियर है इसके लिए? तो ये फॉर्मूला आपका बनकर आ जाएगा। तो हम आगे वक्त मिलेगा तो इसके कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे, और अगर नहीं वक्त मिलता है तो आप इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए या 2-3 मिनट में गो थ्रू कीजिए चैप्टर से क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज में, कहीं कहीं पर परसेंटेज में भी हमें क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमें, और बहुत हमें सिलेबस कवर करना है। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा पढ़ाऊँगा, ये ऐसा कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, 2 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कोई भी वस्तु है, ये इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, ठीक है, तो मैं इस पर फोटोन मारूंगा। क्या मारूंगा? फोटोन मारूंगा, या एनर्जी कहिए, एनर्जी पैकेट्स मारूंगा। तो मैंने इस पर 30 जूल एनर्जी लगाई, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। फिर मैंने 40 जूल एनर्जी निकाली, फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। लेकिन मैंने जैसे ही 50 जूल एनर्जी मारी, तभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इमिट हो गया। कितने पर? 50 जूल पर। तो याद रखना बेटा, ये क्या 40 पर इमिट हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या 30 पर हुआ? क्या नहीं हुआ? किस पर हुआ? 50 जूल पर हुआ। तो 50 जूल क्या होगी? उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। क्या होगी? उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, या इसी को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। बात क्लियर है? इसी को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। एक बार फिर से दोहराता हूँ, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। एक बार फिर से ठीक तरह से आपको दोहराता हूँ, ये एक बार दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एनर्जी सप्लाई की, मैंने पहले 30 जूल एनर्जी दी, क्या इलेक्ट्रॉन निकला? नहीं निकला। फिर मैंने 40 जूल एनर्जी दी, क्या इलेक्ट्रॉन निकला? नहीं निकला। लेकिन जैसे ही मैंने 50 जूल एनर्जी दी तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। क्या हो गया? इमिट हो गया, इमिटेड। एंड इलेक्ट्रॉन इमिटेड, एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। कितने एनर्जी पर? एट 50 जूल। तो 50 जूल एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 50 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, कितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है?
50 जूल है। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? 50 जूल है। उसी को हम वर्क फंक्शन कहेंगे। बात क्लियर है बेटा? तो अगर मैंने 60 जूल एनर्जी सप्लाई की तो 50 जूल तो थ्रेशोल्ड एनर्जी रहेगी, और बची कितनी? 10। तो वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो 50 जूल तो थ्रेशोल्ड एनर्जी रहेगी, और बाकी बची क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन अगर 15 जूल है वर्क फंक्शन, तो अगर मैंने यहाँ पर 10 जूल एनर्जी सप्लाई की, क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। अगर 12 जूल एनर्जी सप्लाई की, क्या अभी होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने 15 जूल एनर्जी सप्लाई की तो क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन ज़रूर इमिट होगा। और यही क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ही 15 जूल है। तो क्या मैंने अगर 16 जूल एनर्जी सप्लाई की तो क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? जी हाँ, ज़रूर होगा। 15 जूल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को खींच लाएगी, और 1 जूल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। बात क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट होने के प्रोसेस को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के इमिट होने के प्रोसेस को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो मैंने यहाँ पर बोला है वही मैं अब इक्वेशन के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने सप्लाई एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है? ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। बात क्लियर है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो ध्यान से सुनना और इसे याद करना। ध्यान से सुनना और इसे याद रखना, याद करना कि जो एनर्जी जो होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की थ्रेशोल्ड एनर्जी 15 जूल है, और अगर मैंने उसे 16 जूल एनर्जी दे दी, तो 15 जूल उसका वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस 1 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और टोटल कितनी एनर्जी दी मैंने? 16 जूल एनर्जी दी। बात क्लियर है? तो 16 जूल एनर्जी के लिए 15 जूल उसका थ्रेशोल्ड है, और 1 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गई? एनर्जी स्टोर हो गई, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी है। बात क्लियर है? तो अगर मैं पूछूं, मैं एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का या किसी इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन ठीक है, वर्क फंक्शन है 30 जूल, ठीक है, और अगर मैंने एनर्जी सप्लाई ये जो एनर्जी सप्लाई है वो मैंने 25 जूल कर दी, तो क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर होगा? तो आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर होगा? क्या नहीं होगा? क्योंकि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी 30 है। क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, तो उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। बात क्लियर है? तो इस इक्वेशन को याद रखिए, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और ये भी एनर्जी है। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या रखा था? hc/λ। बात क्लियर है? hc/λ। तो इस थ्रेशोल्ड को हम क्या कहेंगे? hc/λ0, hc/λ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक बात याद रखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वो क्या होता है? EV0। ये होता है पोटेंशियल। ये क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, या पोटेंशियल कहिए आप। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वो पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल। बात क्लियर है बेटा? EV0 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात क्लियर है? EV0। तो हम इसे इसके जगह पर, काइनेटिक एनर्जी के जगह पर EV0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या EV लिख सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर मैं कहूँ लेमडा, तो आप क्या कहेंगे? hc/λ, यानी कि ये एनर्जी है। और मैं कहूँ hc/λ0, तो आप क्या कहेंगे? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की वेवलेंथ है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के फॉर्मूले में की वेवलेंथ है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमने लैम्डा देखा,
लेमडा नॉट देखा, तो वैसे ही इस फॉर्मूले को हमने, एनर्जी के फॉर्मूले को हमने और कैसे पढ़ा था बेटा, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एच एफ पढ़ा था, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एच एफ पढ़ा था, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एच एफ पढ़ा था। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच एफ पढ़ा था। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में उसे भी रख देंगे, एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या इसे हम क्या कहेंगे, ई वी नॉट भी कहेंगे। ठीक है, ई वी नॉट भी, ये एच एफ नॉट। ठीक है, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी होगी, और एफ नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड में की फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बात क्लियर है? एक बार फिर से इस, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बेटा, तो एक बार फिर से मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में दिक्कत आती है इसे। ठीक है, तो एक बार फिर से इसे ठीक तरह से ध्यान से सुनना, तभी आपको ये क्लियर होगा, वरना कंटिन्यूस आपको इसमें कन्फ्यूजन रहेगी, इसमें कन्फ्यूजन रहेगी। बात क्लियर है? तो ध्यान देना इस बात को, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है बात? तो E को हमने लिखा था एच सी बाय लेमडा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन को हम लिखेंगे एच सी बाय लेमडा नॉट। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और ये भी एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को ई वी लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, ई वी लिख दिया। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये जो है, ये है वेवलेंथ। ठीक है, ये जो क्या है, ये है वेवलेंथ। ये है क्या है, वेवलेंथ है। और ये जो है, ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, तो वैसे ही हमने एक और फॉर्मूला देखा था, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, और इसमें रख दिया, अगर इसमें रख दिया तो एच एफ नॉट प्लस ई वी। ठीक है, ये एफ है बेटा। ठीक है, एफ है। तो ये जो एफ है, ये है फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग और फ्रीक्वेंसी अलग। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान से याद रखना। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे बेटा। तो एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा था बेटा, एच एफ देखा था। तो एक बात आप ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी, वहाँ पर आएगा एनर्जी। क्या आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आएगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन आएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या देखा था, E इज इक्वल टू क्या देखा था, एच एफ देखा था। तो एच एफ देखा था, E इज इक्वल टू एच एफ। तो जहाँ पर फोटोन का एनर्जी आएगा, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है एनर्जी ऑफ फोटोन के साथ। ठीक है, तो एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है? एनर्जी यानी कि क्या, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी यानी कि क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है? एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या देखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा था। क्या लिखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा था। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, क्या होगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनना, अब इस बात को ध्यान से सुनना बेटा। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से। कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से रिवर्स कर लेना और इसको समझ लेना मैंने कैसे आपको इसको याद रखने की ट्रिक बताई है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एनर्जी में आता है, तो E इज इक्वल टू एच एफ। तो इसका रिलेशन आता है एनर्जी ऑफ फोटोन के साथ। तो एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिखा था, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा था। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किसके साथ होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ होगा। बात क्लियर है बेटा? इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, 5 स्टार लगा देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी के बाद अब हम आते हैं इंटेंसिटी की तरफ। अब हम आते हैं इंटेंसिटी की तरफ। तो इंटेंसिटी यानी नंबर होता है, नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन
नंबर ऑफ फोटोन, जितने ज़्यादा फोटोन होंगे यानी कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और उतना ज़्यादा सैचुरेशन करंट होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, सैचुरेशन करंट होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, सैचुरेशन करंट होगा, क्या होगा, सैचुरेशन करंट होगा। तो ध्यान से सुनना इस बात को कि इंटेंसिटी का रिलेशन होता है सैचुरेशन करंट से, इंटेंसिटी का रिलेशन होता है सैचुरेशन करंट से। इसको भी 5 स्टार कर देना, इसको भी 5 स्टार कर देना। इंटेंसिटी का रिलेशन होता है ये किससे, सैचुरेशन करंट से, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है किससे, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या? एक बार फिर से दोहरा देता हूँ बेटा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या, सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या? यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने अभी पढ़ा है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा है। तो एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m। यहाँ पर P यानी मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर P यानी मोमेंटम होता है, P यानी क्या होता है, मोमेंटम, P यानी क्या होता है, मोमेंटम होता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। P यानी मोमेंटम होता है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें पता चलता है कि अभी ये सब कुछ हमने ठीक ठाक से पढ़ लिया है, जितना भी मेजर है वो अभी सिर्फ बचा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। ध्यान से पढ़ना इस बात को, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी क्या होता है, बोलो बोलो। डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि H/P। इस बात को, इस फॉर्मूले को रट लेना है। P यानी कि मोमेंटम, और मोमेंटम को हम जानते हैं mv से लिखते हैं। हम किससे लिखते हैं, mv से लिखते हैं। तो क्या मैं इसे H/mv लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे H/mv लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे H/mv लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे H/mv लिख सकता हूँ? बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, बस आपको उसे रट्टा मार लेना है, बस क्या करना है आपको, उसे रट्टा मार लेना है, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले देखिए, H/P को मैं क्या लिख सकता हूँ, H/mv। बात क्लियर है? तो आगे देखो, H/mv को मैं लिखूँगा √2m काइनेटिक एनर्जी। इसको रट लेना है, 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी। आगे का फॉर्मूला देखिए, H/√2m EV0। ई यानी कि चार्ज होता है बेटा, ई यानी कि चार्ज को Q भी लिखते हैं हम, ठीक है, QV। तो मैं इसे 2m काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या कहा था, EV कहा था, ठीक है। तो 2m क्या कहा था, क्या कहा था, QV। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या? ठीक है, बात क्लियर है क्या? तो फिर आगे देखते हैं बेटा। तो H इज इक्वल टू √3m KB/T। ये क्या, KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या है, KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो रट लेना है भाई, इसको रट लेना है, 5 स्टार कर देना, इसको भी रट लेना है, इस पूरे फॉर्मूले को रट लेना है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर याद रखना, मोमेंटम यानी कि mv यानी कि √2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को ही हम QV लिखते हैं।
तो वो मोमेंटम को ही 3m kbt भी लिख सकते हैं हम। बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें दिखाई पड़ते हैं। बात क्लियर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें इन फॉर्मूले के बारे में दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये बहुत ही एक आखिरी पॉइंट हमारे टॉपिक का इस चैप्टर का बचा है, वो है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है रट लेना है। सीधा फॉर्मूला है, रट लेना है। अंडर रूट ऑफ 150 बाय v, अंडर रूट ऑफ 150 बाय v, अंडर रूट ऑफ 150 बाय v यानी कि वोल्टेज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 150 का स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो वो नियरली 12.27 के आसपास आता है। तो ये फॉर्मूला उससे बन जाता है। ठीक है, तो एक बात और याद रखना बेटा, ये बहुत ही माइक्रो लेवल की बातें हैं, तो ये क्वांटम लेवल की बातें हैं। तो हम इसे एमस्ट्रॉन्ग में लिखेंगे। तो क्या है ये फॉर्मूला, किस में है, एमस्ट्रॉन्ग में है। बात क्लियर है। तो जो भी इस फॉर्मूले से आंसर निकालोगे तो वो आंसर किस में आएगा, एमस्ट्रॉन्ग में आएगा। बात क्लियर है क्या। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी प्रोटॉन के लिए, 0.286 बाय अंडर रूट ऑफ वी। वो भी किस में होगा, एमस्ट्रॉन्ग में होगा। किस में होगा, एमस्ट्रॉन्ग में होगा। और आखिरी वाला लेम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल, वो क्या होगा, 0.101 बाय अंडर रूट ऑफ वी। वो भी क्या होगा, एमस्ट्रॉन्ग में ही होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में एक ही बात याद रखनी है, 2-3 चीज़ें ही याद रखनी है। सबसे पहले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि क्या होता है, एच बाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी। तो एच बाई एम वी, तो एच बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी को ही हम क्यू वी लिखते हैं। और एच बाई अंडर रूट 3m kbt। बात क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, अंडर रूट 150 बाय वी। तो 150 का हमने रूट निकाला, 12.27 बाय अंडर रूट वी। ये किस में होगा, एमस्ट्रॉन्ग में होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए भी 0.286 बाय अंडर रूट वी, वो भी किस में होगा, एमस्ट्रॉन्ग में होगा। तो लेमडा अल्फा के लिए 0.101 बाय अंडर रूट वी, वो भी किस में होगा, एमस्ट्रॉन्ग में होगा। बात क्लियर है क्या, यहाँ तक आपको बात क्लियर है क्या। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस चैप्टर को। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बस फॉर्मूले कुछ है इसमें जो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। मैंने लगभग जिससे क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स अभी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में है। जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लगता था वो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी का, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो ये फॉर्मूले अपने टिप्स पे रखो, पूरी तरीके से आंखों के सामने ये फॉर्मूले आ जाने चाहिए। आपको ये रट लेना है इन फॉर्मूले को। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं फॉर्मूले से, इस चैप्टर से आएगा, इस बात को याद रखना। 2 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आएंगे और इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं फॉर्मूले से आएंगे, ये याद रखना। 3 मई को वो परसों मुझे कमेंट में बता देना कि आपने जो फॉर्मूले बताए वही से ही क्वेश्चन थे। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। बात क्लियर है, तो थोड़े क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। चलो शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे, देखते हैं, ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, हम शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन इसे पढ़ो। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, 1 मिनट। ठीक है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ रेडिएशन
ऑफ इंटेंसिटी आई फॉल्स, ठीक है, आई फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर एन एंड टी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इफ द इंटेंसिटी ऑफ क्या बोला है, ऑफ रेडिएशन इज टू आई, द नंबर ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। तो सीधी बात है बेटा, काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगी। क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगी। तो बदलाव किस में आएगा? तो थोड़ा सोचिए आप एक बार, मैंने याद कीजिए जो मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था एक बार याद करिएगा। क्या बताया था मैंने कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे? एनर्जी ऑफ फोटोन से, काइनेटिक एनर्जी से और स्टॉपिंग पोटेंशियल से। बात क्लियर है? तो और इंटेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल होगी? नंबर ऑफ फोटोन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड से और करंट सैचुरेशन से। क्या 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 इंटेंसिटी का और काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर हमें क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? बोलिए इंटेंसिटी का और किसका रिलेशन है? इंटेंसिटी का और किसका रिलेशन है? बोलिए, काइनेटिक एनर्जी का है क्या? नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है क्या इंटेंसिटी के साथ? है। तो क्या कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो वो ट्वाइस हो जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। बात क्लियर है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर अ लाइट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू। बात क्लियर है बेटा? बात क्लियर है? फिर क्वेश्चन को क्लियर तरीके से समझना है। हायर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट इज, इसका क्या आंसर होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बिल्कुल ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी दी है फ्रीक्वेंसी? ये हमें बात क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही समझ लेना है, बाजू में लिख लेना है कि क्या फ्रीक्वेंसी दी है हमें। क्या दी है? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज दी है। बात क्लियर है? बाय लेजर द पावर इमिटेड कितनी है? पावर इमिटेड है 2 × 10⁻, क्या -3 दिया गया है। तो हर्ट्ज दिया है और पावर इमिटेड दिया है। तो आप इस फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। P = NE/T। बात क्लियर है? P = NE/T। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर सेकंड पूछा है। बात क्लियर है? पर सेकंड पूछा है, ठीक है। बाय सोर्स सॉरी द पावर इमिटेड, द नंबर ऑफ द फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड ये N/T पूछा है। तो 1 सेकंड पर क्या होगा वो आपको होमवर्क है, वो आप कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक मिनट ध्यान से देखना। एक टॉपिक के तरफ हम जाते हैं बेटा, ठीक है। धीरे धीरे से तो आपको लिंक लगेगी। बात क्लियर है? तो आपको लिंक लगेगी, नहीं तो आप लिंक नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है? टॉपिक को लिंक नहीं कर पाएंगे। तो एक को धीरे धीरे से हम एक टॉपिक की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन, एक मिनट, लेट मी फाइंड। लाइट रेज हैविंग डैश। ठीक है, हाँ ठीक है, ये करते हैं, ठीक है। तो लाइट रेज हैविंग द फोटोन ऑफ एनर्जी इतनी, ठीक है, तो आर फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन इतना, ठीक है। तो क्या कहा है यहाँ पर? हमें क्या दिया है? एनर्जी दी है। कितनी दी है? 4.2 दी है। और वर्क फंक्शन कितना दिया है?
2.2 दिया है, 2.2 वर्क फंक्शन, एनर्जी इतनी। तो हमें क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा, 2 आएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 आएगा। बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल। ठीक है, द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल। हाँ, तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एफ नॉट, ठीक है, ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल इज वी नॉट, ठीक है, इज वी नॉट। इफ द लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 4 वी नॉट इज इंसिडेंट और लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये केवल वी दी, एफ दिया है, एफ की वैल्यू क्या दी है, 4 वी नॉट दी है ऑन दिस मेटल, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पूछे, हमें पता है एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एच एफ को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा एच एफ नॉट के साथ, एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है बेटा। तो एच को कॉमन निकालेंगे तो एच इज इक्वल टू एफ माइनस एफ नॉट। तो एफ माइनस एफ नॉट, एफ क्या है 4 और ये क्या होगा 3 वी नॉट। तो है क्या ऑप्शन हमारे पास वो अवेलेबल। हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ये इतने भी ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरह से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो जो मैंने पढ़ा है वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या कहा है, थ्रेशोल्ड लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी किसकी, लाइट की फ्रिक्वेंसी जो वो आप एनर्जी है, मतलब एच एफ है। ठीक है, एक बार आपको बता देता हूँ, लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ की वैल्यू क्या हो गई, एफ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज 5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो एफ नॉट से ये कितना है 1.5 टाइम्स है एफ नॉट से। ठीक है, is incident on photosensitive material, what will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is double। ठीक है, ये भी बहुत ही वही ट्रिक के बेस पर क्वेश्चन है, तो आप इसको होमवर्क के फॉर्म में ढूंढ सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो इसे ट्राई कीजिएगा। हाँ, बहुत ही ट्रिकी थोड़ा सा क्वेश्चन है। जब भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसको जिसने जिसने ध्यान से 100% ग्रैप्स किया है उसी को ही ये क्वेश्चन आएगा। बात क्लियर है, क्लियर है क्या। तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर 0 कैसे होगा वो आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी ये क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, बोलिए बोलिए बोलिए, एनर्जी से थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो क्या इसमें इमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। बात क्लियर है। तो वो ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पहले से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ठीक है, इसको लीजिए और ये सॉल्व कीजिए। तो थोड़े मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है, जो हमने पढ़ा था वही ये आया है, वही से वो क्वेश्चन बने हैं। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या। तो क्या कोई दिक्कत है इस टॉपिक में, ड्यूअल नेचर में अभी आपको कोई दिक्कत लग रही है क्या, लग रही है क्या, बोलिए, लग रही है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, उसके नीचे फिर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है क्या इंसिडेंट एनर्जी इतनी है और उनके थ्रेशोल्ड एनर्जी इतने दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है
कि किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या किसमें से ये इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी ये इंसिडेंट एनर्जी से, उसमें क्या होगा, बोलिए 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 क्या होगा। इसमें तो ये दोनों ज़्यादा है, यही कम है, तो सीजियम में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में बता दिया है। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या बेटा। अभी वक्त बहुत हो गया है, तो बात कुछ ऐसी हो गई कि मेरे जो पीपीटी या मैंने जो लेक्चर नोट्स आपके लिए तैयार किए थे वो समहाउ मुझसे मिस हो गए या डिलीट हो गए। तो वो वो बिल्कुल टाइम पर मुझे मिले नहीं, इसकी वजह से लेक्चर डिले हो गया। मैंने बहुत ही 12 से 14 घंटे बैठकर उनको बनाया था और वो बहुत ही हैंडपिक क्वेश्चंस थे उसमें। और अगर मिलता है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं उसे अपलोड कर दूंगा, उन क्वेश्चंस को, उन नोट्स को। अगर आपको वक्त मिलेगा तो आप उसको ठीक है ध्यान से गो थ्रू कीजिएगा। लेकिन वो इसी के वजह से लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया और हमें थोड़ा सा हमारा जो मोटिव था कि 60 मार्क्स इन 3 आवर्स, तो वो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। तो बहुत ही पूरी मेहनत पानी में गई ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है अभी फ्यूचर में उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समहाउ वो पूरे पीपीटी, पूरे क्वेश्चंस तो मैंने स्क्रीनशॉट थोड़े बाहर से लेके डाल दिए हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के, तो वो मुझे मिल नहीं रहे थे, ठीक है, जो मैंने हैंड पिक किए थे। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कभी फ्यूचर में अभी जो 11th से 12th के लिए मूविंग स्टूडेंट है उनके लिए मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ये बहुत ही ऐन वक्त पर ये वन शॉट हमने बनाया है, तो इस वन शॉट में भी कोई ख़राबी नहीं है। मैं गारंटी के साथ आपको बोल देता हूँ, पूरे गारंटी के साथ बोल देता हूँ, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। आपने इतना वक्त दिया है इस वीडियो के लिए, तो इस वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बात क्लियर है क्या। तो अगले वीडियो में हम न्यूक्लियाई करेंगे, फिर एटम्स करेंगे और सेमीकंडक्टर का भी ये पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो चिंता ना करना, जल्दी ही मैं ये कंटेंट का लेक्चर अपलोड कर दूंगा और वहाँ से भी आपके 7 से 5 से 7 क्वेश्चन आपके वहाँ से भी बन जाएंगे, ठीक है, उसकी गारंटी मेरी रही। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है 60 मार्क्स का फिजिक्स में आपका इस साल करवा ही दूंगा, तो आप टेंशन ना लीजिए, वो बिल्कुल हो जाएगा। हमारे पास और 24 आवर्स का डे कल का है, तो चिंता ना कीजिए। ऐसे ही ये बिल्कुल इससे भी बेहतर मैं कंसाइज वे में आपको चैप्टर बताऊंगा, कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जहाँ ट्रिक लगता है ट्रिक बताऊंगा। तो बस आपको क्या करना है, अभी PYQ लगाना है। अगर PYQ नहीं बन पाते हैं तो सॉल्यूशन की तरफ जाना है और सॉल्यूशन देखकर हमारी क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वो फॉर्मूले रट लेना है, फॉर्मूले को याद करना है और सॉल्यूशन में ढूंढना है उन फॉर्मूलों को, ठीक है, बात क्लियर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपके नीट के पेपर के लिए। बहुत अच्छे से आप नीट का पेपर दे के आइए और फिर अगला सेशन हमारा मॉडर्न फिजिक्स का जल्दी ही 1-2 घंटे में ही मैं उसे अपलोड कर दूंगा, न्यूक्लियाई, एटम्स और सेमीकंडक्टर के ऊपर। वो भी यही लगभग कुछ 1 से 1.5 घंटे में वो कंसाइज वे में मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, बात क्लियर है। और ऐसा कराऊंगा कि बस उसमें भी क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से करवाऊंगा। इस ड्यूअल नेचर में नहीं करवा पाया क्योंकि वो मैंने हैंडपिक्स जो क्वेश्चंस थे वो समहाउ वो पीपीटीज मेरे से डिलीट हो गई, तो मैं रिकवर नहीं कर पाया उससे, तो थोड़ा सा मुझे डिले हो गया, लेकिन फिर भी वो रिकवर नहीं हो पाए, तो थोड़ा सा लेक्चर के लिए उसी कारण से डिले हो गया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में,
ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड